Hello everyone, this side C Rahul Bajaj, and today I am going to discuss about input tax credit, that is section 16 of chapter 5 of CGST Act 2017. ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन जीएसटी एक्ट्स में। अगर हम इसको ऐसा कहें कि ये हमारी जीएसटी लॉज की एक बैकबोन है, तो भी ये कहना गलत नहीं होगा। बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से या लास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है, ऑब्जर्व करा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर एंड हु हैज़ रिसीव्ड a notice जो under section 73 और 74 which is related to most of the time wrong availment and utilization of the input tax credit। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ डैट एक टैक्स पेयर और एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडर इवन नो अबाउट डैट कि उसकी सप्लाई के ऊपर जीएसटी रेट कितना है और कितना लगेगा और उसको जीएसटी की लायबिलिटी कितनी देनी है, बट ही इज़ नॉट अवेयर रिलेटेड टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। उसको ये आइडिया नहीं होता कि मुझे इन सब इनपुट्स का इनपुट बेनिफिट मिलेगा इनवर्ट सप्लाईज का या नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई ही क्लेम ऑल ऑफ द इनपुट्स जो भी वो बाय करता है अपनी इनवर्ट सप्लाई में लेता है और बाद में उसको उसके रिवर्सल का विद इंटरेस्ट के साथ नोटिस इशू हो जाता है। सो दैट्स वाई इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी समझना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। आज हम इस अपनी वीडियो में एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 16 जो कि जो हमें बताता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसकी हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम इस सेक्शन में देंगे, राइट। सो अगर हम बताएं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सेज दैट सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सेज दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या हर एक रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल और एंटाइटल्ड फॉर क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी सप्लाई। रिमेंबर द वर्ड एनी सप्लाई कि सप्लाई विच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सब सेक्शन 1 हमें ये कहता है, दैट इज ओपन सेक्शन, ये हमें ये कहता है कोई भी टैक्स पेयर किसी भी इनवर्ट सप्लाई का इनपुट क्लेम कर सकता है अगर सिर्फ वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होने चाहिए। डैट इज अगर पर्सनल पर्पज के लिए हम कोई भी परचेज बाय करते हैं अपने सप्लायर से तो उसका इनपुट हमें नहीं मिलेगा, बट अगर हम बिजनेस पर्पज के लिए किसी भी इनवर्ट सप्लाईज का क्लेम ले रहे हैं देन हमें उसका इनपुट एलिजिबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन इज डेट, क्या हमें कार के ऊपर इनपुट मिलता है? तो कईयों के माइंड में ये आ रहा होगा क्या हमें कार के ऊपर इनपुट मिलता है? आंसर इज नो। ऐसी कुछ एक नेगेटिव लिस्ट है, कुछ एक आइटम है जो कि एक लिमिटेड आइटम है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करेंगे। उन सबको छोड़ के बाकी सबका इनपुट जो है इनपुट का बेनिफिट मिलता है, ये सब सेक्शन 1 हमें बताता है सेक्शन 16 में, राइट। सो आफ्टर दैट जो सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करें, सबसेक्शन 2 जो कह रहा है वो स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, दैट इज ओवररूल्ड सेक्शन। ये सबसेक्शन 1 को ओवररूल करता है एंड सेज दैट कि अगर आप ये मेरी बताई हुई 5 कंडीशंस है उसकी क्लोज AA, B, C, D, ये 5 उसकी कंडीशंस है, अगर वो पांचों के पांचों एक साथ अगर फुलफिल होती हैं देन वो कहता है कि आप इनपुट क्रेडिट टैक्स लेने के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आपकी कंडीशंस कोई भी इसमें फॉल नहीं करती, इवन सिंगल कंडीशन भी अगर आपकी पूरी नहीं होती है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ये कंडीशंस को आपको उसके साथ में हर एक इनवर्ट सप्लाई के साथ उसकी कंडीशंस को जरूर ध्यान में रखना है जब भी आप उसका इनपुट क्लेम कर रहे हो। सो कंडीशंस कौन सी हैं आपके साथ में वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली जो कंडीशन है क्लोज ए में, क्लोज ए कह रहा है ही इज इन पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस या और डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। दैट इज से कि आपके पास जब तक आप इनपुट लेने के लिए बैठे हो देन आपके पास उस इनवर्ट सप्लाई का एक ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट अगर आपके सप्लायर में दिए या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में वो आपके पास होना चाहिए। इनको सिंपल लैंग्वेज समझो कि अगर आपके पास इनवॉइस है देन आप एलिजिबल हो इनपुट लेने के लिए, ये 1 कंडीशन है।
राइट। अब क्लोज जो सेकंड है, डबल ए क्लोज जिसको हम बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस अभी नई नई इंट्रोड्यूस हुई है एक्ट में। जैसे कि आप जानते होंगे, एज पर रूल 36 सब रूल 4 इंट्रोड्यूस करा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर। वो रूल के अकॉर्डिंग ही कि जितना भी आपके 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होगा इनपुट, आप उससे सिर्फ 20% एक्सेस तक इनपुट क्लेम कर सकते थे। बाद में इसको रिड्यूस कर करके 10% कर दिया गया और उसके बाद इसको 5% रिड्यूस कर दिया गया इस साल तक। पहले ये रूल बनाया गया था कि आपके जितने 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा इनपुट, आप उतना ही क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। इवन आपके पास इनवर्ट सप्लाई या इनवॉइसेस या उनका टोटल जो है आपके 2A से ज़्यादा आ रहा है, फिर भी आप उतनी अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट थे, राइट। बट ये कहीं सेक्शन में नहीं बोला गया था, कहीं एक्ट में नहीं बोला गया था, इसको रूल के रूट से इसको प्रोसेस किया गया था। तो उस केस में ये चैलेंज हो सकता था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करना इसको बहुत इजी था, इसीलिए इन्होंने इसको सेक्शन में 16(2) क्लोज डबल ए में इंट्रोड्यूस करा गया, सेक्शन में इंट्रोड्यूस करा गया ताकि इसको कोई भी अब चैलेंज ना कर सके। डबल ए यही कह रहा है, जो भी आपके पास टैक्स इनवॉइस है ऊपर, जिसके बेस के ऊपर आप इनवर्ट सप्लाई के ऊपर इनपुट क्लेम कर रहे हो, वो इनवॉइस या फिर वो डेबिट नोट आपके सप्लायर ने अपनी जो स्टेटमेंट वो फिल कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई की, उसमें फर्निश किया हो। सिंपल सी चीज है, अगर वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई में फर्निश करेगा सो आपके ऑटोमेटिकली आपके 2A या 2B में वो रिफ्लेक्ट करेगा और उसके बेस के ऊपर ही आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इवन यू हैव ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस फ्रॉम दैट सप्लायर। तो इस सेकंड कंडीशन जो डबल ए क्लोज की कंडीशन है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना। और इसके अगेंस्ट में काफी सारे नोटिस भी आज के टाइम पे इश्यूज हो रहे हैं, इनके रिकंसिलेशंस बनाए जा रहे हैं। सो ये काफी एक इम्पोर्टेंट कंडीशंस के रोल में आती है। अब नेक्स्ट जो हमारी तीसरी कंडीशन है जिसको बी क्लोज हम बोलते हैं, वो सिंपल कह रहा है ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। जो भी वो गुड्स अगर बाय कर रहा है या सर्विसेज बाय कर रहा है, उसने उसको रिसीव किया हो। इवन डेट मतलब फर्स्ट था हमारे पास टैक्स एंड सेकंड है कि गुड्स अगर हम बात करें तो गुड्स भी उसने रिसीव करा हो। बट किसी किसी केस में डीम्ड रिसीव्ड भी बनाया है इसने। डीम्ड रिसीव्ड कहाँ होगा, जहाँ पे फ्रॉम टू कोई और पार्टी होगी और जो रिसीव करेगी वो कोई और पार्टी होगी। जब थर्ड पार्टी एग्रीमेंट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी मिस्टर एक्स से अगर कोई गुड्स बाय करी है, उसको ऑर्डर दिया, बट मैंने कहा मिस्टर एक्स को ये गुड्स जो है मेरे बिहाफ के ऊपर मिस्टर वाई को आप डिलीवर करोगे, बट जो उसकी बिलिंग होगी वो मेरे नाम पे होगी। अब गुड्स उसके पास है, इनवॉइस मेरे पास है, देन हु इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस केस में मैंने जहां पे ऑर्डर दिया था, बिल जो मेरे नाम पे आया, मेरी डायरेक्शन के बेस पे अगर गुड्स जो है मिस्टर वाई के पास गई हैं, देन ये माना जाएगा कि वो गुड्स डीम टू बी रिसीव्ड है, मेरे को रिसीव हो चुकी हैं जब मिस्टर वाई को वो गुड्स मिल जाएंगी एंड आई एम एलिजिबल फॉर दैट क्रेडिट। तो ये थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट काफी मार्केट में कॉमन है, काफी चलता है। सो इसको कंडीशंस को आप ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन यही है, गुड्स आपके रिसीव होनी चाहिए, किसी किसी केस में आपकी डीम टू बी रिसीव्ड भी मानी जाती है, राइट। सो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन इसमें रहती है, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है, बट वो सी क्लोज जो है, सी क्लोज ये कहती है कि जो भी टैक्स आपसे कलेक्ट करा आपके सप्लायर ने, वो एक्चुअली पेड होना चाहिए टू द गवर्नमेंट के ऊपर। अब ये जो मैंने फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स से अगर कोई गुड्स बाय करी हैं, सो मैंने अपनी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का जो पार्ट है वो मैंने सामने मिस्टर एक्स को पे कर दिया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि, या जीएसटी लॉ ये कह रहा है कि अगर मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को देने में कोई डिफॉल्ट करता है, सो उस इनपुट की रिकवरी मेरे से करी जाएगी, वो इनपुट लेने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ये थोड़ा सा हरासमेंट लगता है इसको पढ़ने में, बट आपको ये इसीलिए लॉ बनाया गया ताकि कोई भी अगर डिफॉल्टर है, जो पार्टी आगे टैक्स नहीं देती है, उससे कोई भी माल ना खरीदे या उससे कोई भी परचेज करना कम कर दे और आप उसको फोर्स करो टैक्स की पेमेंट करने के लिए। सो दैट्स वाई ये प्रोविजन को इंसर्ट या हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन को इंसर्ट करा गया। अब हम ध्यान कैसे रख सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया या नहीं दिया, वो हम बिल्कुल फेयरली ध्यान नहीं दे सकते हैं उस पर। सिर्फ हम उसके जीएसटी नंबर से ये देख सकते हैं कि उसने उस रिस्पेक्टिव मंथ की 3B फाइल करी है या नहीं करी। अगर उसने 3B फाइल कर दी तो हम ये अज्यूम लेके चलते हैं कि उसने टैक्स भी दिया होगा। फॉर सपोज
उसने जब GST 1 भरी होगी तो मेरा बिल दिखाया होगा, मेरे 2A में रिफ्लेक्ट करा होगा। देन उसने 3 भी जब फाइल करी होगी तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट को दिया होगा। अगर वो नहीं देगा और 1 में दिखा देगा तो उसके मिसमैच का नोटिस उसको जाना मैंडेटरी है। सो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि उसने हमारे 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका बिल और उसने अपनी 3 भी टाइमली फाइल कर दिया। देन वी हैव टू ओके फॉर दिस, और हमें ये अज्यूम करके बैठ जाना चाहिए कि उसने टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे कर दिया और मैं इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि हम उस मंथ में तो नहीं देख सकते हैं, बट हाँ जरूर नेक्स्ट मंथ के रिकंसिलेशन हम उसके बना सकते हैं। सो हमने ये अभी तक 4 जो डिस्कस करे कंडीशंस। अब इसकी लास्ट कंडीशन ये है कि एक्चुअल उसमें जो भी इनपुट ले रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई इनवर्ट सप्लाई के ऊपर इनपुट ले रहा हूँ तो मैंने अपनी रिटर्न्स को टाइमली फिल करा हो, अपनी रिटर्न्स को फिल करा हो, यस फर्निश्ड द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। सो ये 5 कंडीशंस हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप किसी भी इनपुट का क्लेम या इनपुट अवेल या यूटिलाइज जब भी आप करते हो किसी भी सप्लाई के अगेंस्ट में, राइट। सॉरी। सो नेक्स्ट जो है, अब इसमें कुछ प्रोवाइजो इंसर्ट करे गए थे। प्रोवाइजो इज सिंपल इज दैट कि अगर आप कोई भी गुड्स को लोड्स और इंस्टॉलमेंट्स में बाई करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड्स मंगवाए उसके 10 लोड थे, बट उसने मुझे बिल पहले लोड के साथ ही पूरे 10 के 10 लोड्स का बिल दे दिया, क्या मैं पहले लोड पे ही उसका क्लेम लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर मुझे प्रोपोर्शनेट जैसे जैसे मटेरियल आ रहा है उस केस में हूँ, या फिर मुझे तीसरी सिचुएशन है कि लास्ट लोड जब मेरे पास आएगा देन उसके लिए मैं एलिजिबल होऊंगा। सो आंसर इज दैट कि जब आपके पास लास्ट लोड रिसीव होगा देन यू आर एलिजिबल फॉर द क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। सो नेक्स्ट प्रोवाइजो एक और इम्पोर्टेंट प्रोवाइजो है, इस पे काफ़ी डिस्प्यूट्स भी हैं, काफ़ी लड़ाई भी है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर ब्रीफ और डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी ना कभी इसको आपके साथ। बट अभी आप ये समझ लो कि व्हेन द रेसिपिएंट इज फेल्ड टू पे विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जब वो पेमेंट नहीं करता 180 दिन के अंदर जब उसने इनवॉइस ले लिया है और उसका इनपुट भी उसने जब क्लेम कर लिया तो 180 दिन के बाद उसको अपना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ, और जब भी वो पे करेगा देन ही इज एलिजिबल फॉर रिफंड इनपुट अमाउंट। इस केस में सिंपल यही है कि 180 दिन के अंदर अगर रेसिपिएंट पेमेंट नहीं करता सप्लायर को देन उसे अपना इनपुट रिवर्स करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और जब भी पेमेंट करता है देन वो क्लेम कर सकता है। उसके ऊपर टाइम पीरियड की कोई बाउंडेशन नहीं होती, इवन वो 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी पेमेंट करेगा उस बिल के अगेंस्ट में वो रिक्रेडिट क्लेम कर सकता है, राइट। अब सबसेक्शन 3 जो है सिंपल है, कहता है अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया किसी भी कैपिटल गुड्स के ऊपर देन उसका आप GST इनपुट नहीं ले सकते हो, अगर GST इनपुट ले लिया देन आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सी चीज़ है। अब सबसेक्शन 4 जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16 का, जो कि टाइम पीरियड आपको बताता है कि रिस्ट्रिक्ट करता है आपको इनपुट लेने के लिए कि आप अपना इनपुट कब तक क्लेम कर सकते हो प्रीवियस ईयर का। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ईयर चल रहा है जो लास्ट ईयर था हमारा 2021, मार्च 21 तक जितने भी मेरे इनवॉइसेस थे, अगर फॉर एग्जांपल 2021 के कुछ इनपुट्स या कुछ इनवॉइसेस मैं अपने इंसर्ट करना भूल गया हूँ या इनपुट लेना मैं भूल गया हूँ, सो मेरे पास अब कब तक टाइम पीरियड है कि मैं उसका इनपुट क्लेम कर सकता हूँ या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इस वीडियो में अभी बनाने का, क्योंकि अभी मैं स्टिल नाउ सितंबर में बैठा हूँ। सितंबर इज द लास्ट मंथ, सितंबर की जो भी रिटर्न मेरी जाएगी 20 अक्टूबर की, वो लास्ट मंथ होगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर 2021 का इनपुट क्लेम करने के लिए एलिजिबल रहूँगा। उसके बाद मैं कोई भी 2021 के पीरियड का इनपुट नहीं क्लेम कर सकता। बट इसमें जो टाइम पीरियड हमें बताया जाता है वो इस तरह बताया जाता है कि आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न सितंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो भी आपकी दोनों रिटर्नों में से जो भी अर्लियर की ड्यू डेट होगी उस तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सो सितंबर इज द लास्ट रिटर्न जिसमें आप 2021 का इनपुट क्लेम कर सकते हो। सो प्लीज़ आप अपने रिकंसिलेशंस को बना लीजिए और उस पर इनपुट आप लेने के लिए बेनिफिट हो जाएगा।
सो ये आज का हमारा सेक्शन 16 था। सेक्शन 16(1) हमने पढ़ा, जो कि ओपन सेक्शन है, जो सबको बोलता है कि आप एलिजिबल हो इनपुट लेने के लिए किसी भी सप्लाई के लिए। इसके कुछ नेगेटिव लिस्ट हैं जो कि हम सेक्शन 17 में रीड करेंगे, बट सेक्शन 16 जो एलिजिबिलिटी बताता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 आपकी कंडीशंस, 5 कंडीशन है जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और सबसेक्शन 3 आपकी डेप्रिसिएशन को लेके है, सबसेक्शन 4 आपकी टाइमलाइन को लेके है, और एक 180 डेज के लिए प्रोविजो लोड्स एंड इंस्टॉलमेंट के लिए एक प्रोवाइजो इंसर्ट करा गया है। ये सेक्शन 16 है जो इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इनपुट ले रहे हो तो आपको इसका ध्यान रखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।